अध्याय 1 अनमंत्रित अतिथि। मेजर विजय सिंह राजपूत की उम्र 34 वर्ष थी जब कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के बम ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली और उन्हें सेवानिवृत्त होने पर मजबूर कर दिया। उनकी पत्नी प्रियंका 32 वर्षीय अंग्रेजी की अध्यापिका जो विदेशी छात्रों को पढ़ाती थी, धीरे धीरे एक प्रेमपूर्ण पत्नी से एक चिड़चिड़ाई सेविका में बदलती जा रही थी। और अब पति के घायल होने के 8 महीने बाद उसने एक पाकिस्तानी प्रेमी असीम खान बना लिया था, जिसे वह कुशलता से अपने नेत्रहीन पति से छुपाती थी। तब तक जब तक उनके और भी जटिल जीवन में दादाजी हरबीर सिंह नहीं आ गए। 70 वर्षीय 1971 युद्ध के योद्धा जो वृद्धाश्रम से सीधे यहाँ लाए गए थे। दादाजी के अलावा कोई नहीं जानता था कि उनका बुढ़ापे का भूलना केवल एक सैन्य चतुराई थी जो ढाका की सुरंगों में निखारी गई थी। खिड़की के बाहर सितंबर की सांझ धुंधली हो रही थी। बैठक में वह विशेष संध्या का प्रकाश फैला रहा था जिसे मेजर विजय सिंह अब देख नहीं सकते थे। वे अपनी प्रिय कुर्सी में बैठे थे जो उस दिन से पहले खरीदी गई थी और यंत्रवत हत्थे को सहला रहे थे। यह कुर्सी दूसरे विजय को याद करती थी, उस विजय को जो मिशन से धूप में तपकर और आत्मविश्वास से भरकर लौटता था, जो घंटों दिल्ली के उपनगरों के ऊपर सूर्यास्त देखता रहता था। अब उनकी उंगलियां पैरा एसएफ की सेवा से कठोर हुई, केवल उस दुनिया में एक परिचित सहारा ढूंढ रही थीं जो अनंत अंधकार में बदल गई थी। प्रियंका खिड़की के पास खड़ी, हाथ छाती पर बांधे, देख रही थी कि कैसे सामाजिक कार्यकर्ता मिसेस शर्मा बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धाश्रम की गाड़ी से उतरने में मदद कर रही है। बस एक और व्यक्ति जिसकी इस घर में देखभाल करनी होगी। उसकी हर हरकत थकान प्रकट करती थी, शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की वह गहरी थकान जो बूंद बूंद जमा होकर अंततः धैर्य का प्याला भर देती है। 8 महीने वह अपने पति की आंखें, उसका मार्गदर्शक, उसका सहारा बनी रही थी। 8 महीने उसने अपना जीवन, अपने सपने, अपना करियर स्थगित रखा था। और अब यह दूसरा भी। वे बस असहनीय हैं। मिसेस शर्मा की आवाज ऐसी थी मानो वे किसी बच्चे के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांग रही हों। पिछले हफ्ते की घटना अंतिम बूंद थी। दादाजी हरबीर ने पश्चिमी विंग में पूरा युद्धाभ्यास तैयार कर दिया था। कपड़े की रस्सियां, कंकड़ों से भरे डिब्बे, कुछ जाल। मिसेस चड्ढा, हमारी सबसे बुजुर्ग निवासी, की कलाई टूट गई। हरबीर सिंह व्हीलचेयर में बैठे, अचानक सिर उठाया। उनकी धुंधली नीली आंखें घर की दीवारों के पार देखती हुई लग रही थीं। दुश्मन अचानक चिल्लाए, वे दीवारों में छुप रहे हैं। मैं सुन रहा हूं कि वे खुरच रहे हैं। प्रियंका चौंक गई। भगवान, सोचा उसने, अब घर में 2 अपाहिज होंगे, एक अंधा, दूसरा पागल। दादाजी ने 71 के युद्ध में सेवा की थी, विजय ने धीरे से समझाया, बिना किसी त्रुटि के चीख की दिशा में सिर घुमाते हुए। वे टनल रैट थे। ये विशेष इकाइयां थीं जो, मैं जानती हूं टनल रैट कौन होते हैं। प्रियंका ने उन्हें अपने इरादे से ज्यादा तेजी से रोका। डॉक्यूमेंट्री देखी है। वे पाकिस्तानी भूमिगत सुरंगों में उतरते थे, आधे वापस नहीं लौटते थे। हरबीर सिंह, जो उनकी बातचीत सुन नहीं रहे लगते थे, अपने आप ए वतन के सजीले जवानों गुनगुनाने लगे। उनकी उंगलियां गठिया से गांठदार या ऐसी दिखने वाली व्हीलचेयर के हत्थे पर ताल ठोक रही थीं। मिसेस शर्मा ने अपने बैग से कागजों का ढेर निकाला। आपको संरक्षता के कागजात पर हस्ताक्षर करने होंगे। और यह उनकी दवाओं की सूची है, शांत करने वाली, नींद की, दबाव की गोलियां। वे झिझकीं, हालांकि वे शायद ही कभी लेते हैं। कहते हैं कि जंगल में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब प्रियंका कागजात पर हस्ताक्षर कर रही थी, विजय दादाजी के गाने को सुन रहे थे। इस कर्कश आवाज में कुछ बदला था, कुछ अगोचर, मानो बुजुर्ग अपने लिए नहीं बल्कि किसी अदृश्य के लिए गा रहे हों।
उन दुर्लभ क्षणों में जब हरबीर सिंह चोट से पहले उनसे मिलने आते थे, वे कभी नहीं गाते थे। हरबीर सिंह का पुराना सेना का बैग बैठक के कोने में रखा था। इसकी जेबों से कुछ रस्सियां, घिसा हुआ कंपास और पुरानी तस्वीर का कोना झांक रहा था। प्रियंका इस बैग को ऐसे देख रही थी मानो यह समय के साथ बम हो। किसी तरह से यह था भी। मेरी अंतिम सुरंग में आपका स्वागत है, हरबीर सिंह सोच रहे थे, अधखुली पलकों से घर को देखते हुए। केवल इस बार दुश्मन भूमिगत मार्गों में नहीं छुपा है। वह खुद आएगा, अपनी दंडहीनता में विश्वास करते हुए। जब मिसेस शर्मा अंततः चली गईं, घर में भारी मौनता छा गई। प्रियंका यंत्रवत रसोई की ओर गई। रात का खाना बनाना बातचीत से बचने का सबसे आसान तरीका था। माइक्रोवेव की आवाज ने मौनता को तोड़ा और हरबीर सिंह तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए बोले। हवाई हमला। उनकी चीख इतने सच्चे आतंक से भरी थी कि प्रियंका भी एक सेकंड के लिए खतरे की वास्तविकता में विश्वास कर गई। विजय, झुको। वे परिधि पर बमबारी कर रहे हैं। बुजुर्ग एक ही स्वच्छंद गति में व्हीलचेयर से लुढ़क गए, उनकी उम्र और कद के लिए बहुत ही चुस्त। उनका हाथ पोते की ओर झपटा और एक क्षण में वे दोनों मजबूत खाने की मेज के नीचे थे। दादाजी, आप क्या? विजय ने शुरू किया, लेकिन हरबीर सिंह ने उनके होठों पर उंगली दबाई। चुप, वे फुसफुसाए। अब दूसरा हमला होगा। वे हमेशा दो बार आते हैं। और फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। मेजर विजय सिंह, वह व्यक्ति जो अफगानिस्तान के उस दिन से मुस्कराया नहीं था, अचानक हंसने लगा। यह कोई पागलपन की हंसी नहीं थी और न ही नर्वसनेस की, बल्कि वह सच्ची हंसी थी जो आत्मा की गहराई से निकलती है, कड़वाहट और दर्द को धो देती है। प्रियंका रसोई के दरवाजे में खड़ी रह गई, न जानते हुए कि रोए या हंसे। पिछले महीनों में वह लगभग भूल गई थी कि उसके पति की हंसी कैसी लगती है। और अब यह बूढ़ा पागल। शाम को जब सब अपने अपने कमरों में गए, हरबीर सिंह ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और व्यवस्थित रूप से, सैन्य सफाई से बैग की सामग्री रखने लगे। उनकी गतिविधियां अब पागल बुजुर्ग की नहीं थीं, हर हाव भाव सटीक और सुनियोजित था, जैसे कोई बम निष्क्रिय करने वाला सैनिक हो। पुरानी तस्वीरों का ढेर, उनकी टनल रैट टुकड़ी, पत्नी सुशीला, उन्हें शांति मिले, बाप के हाथों में छोटा विजय, सेना का कंपास जिसने ढाका की सुरंगों में 2 बार उनकी जान बचाई थी, मजबूत रस्सी का गोला, सस्ती कपड़े की रस्सी नहीं बल्कि असली पर्वतारोही वाली, और मुख्य टनल जालों के बारे में पाकिस्तानी रिकॉर्ड वाली घिसी नोटबुक। माफ करना सुशीला, वे पत्नी की तस्वीर देखकर फुसफुसाए। लेकिन हमारा लड़का, लगता है, मुसीबत में है। और पुराने तरीके, वे अभी भी काम करते हैं। हरबीर सिंह खिड़की के पास गए। पूर्णिमा का चांद पिछवाड़े को चांदी की रोशनी से नहला रहा था, लंबी घास को टिमटिमाते समुद्र में बदल रहा था। जो वे सोच रहे थे उसके लिए बिल्कुल सही जगह है। बूढ़े सैनिक मुस्कराए, वही मुस्कान जो सुरंगों में दुश्मन आखिरी बार देखते थे, यह समझने से पहले कि वे उनके जाल में फंस गए हैं। अध्याय 2, अंग्रेजी की कक्षाएं। जब असीम खान पहली बार राजपूत परिवार के घर में कदम रखा, हरबीर सिंह अपना दैनिक परिधि निरीक्षण पूरा कर रहे थे। एक दिलचस्प काम जिसमें हाथ में आवर्धक लेकर बैठक की दीवारों के साथ साथ घुटनों के बल रेंगना शामिल था। बुजुर्ग की राय में दुश्मन घर में किसी भी, चाहे सबसे छोटी दरार से भी घुस सकता था। और यह तथ्य कि पड़ोसी की बिल्ली नियमित रूप से घर के कोने को निशाना बनाती थी, केवल उनके संदेहों की पुष्टि करता था। यह बिल्ली स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी जासूस है, नाश्ते के समय हरबीर सिंह ने घोषणा की। मैंने उसे पकड़ लिया है। सब लोग सोचते हैं कि वह बस अपना इलाका चिह्नित कर रही है, लेकिन वास्तव में वह दुश्मन को कोडेड संदेश भेज रही है। कल मैंने एक डिकोड किया, उसमें लिखा था, कश्मीर वापस चीन को दे दो। उनका प्रेम प्रसंग 2 महीने पहले छोटे कैफे, चाय की दुकान में शुरू हुआ था।
जहां प्रियंका पाकिस्तानी छात्रों को अंग्रेजी सिखाती थी। असीम उससे 6 साल छोटा था और उम्र का यह अंतर केवल उनके आकर्षण को बढ़ाता था। पहले कक्षाओं के दौरान निर्दोष स्पर्श थे, फिर कक्षाओं के बाद संयोगवश मुलाकातें और फिर शहर के बाहरी इलाके के मोटल में भावुक मुलाकातें। लेकिन जल्द ही सामान्य मुलाकातें काम नहीं आईं। प्रियंका ने ही वह सुझाया जो पूर्ण पागलपन लगता था, घर पर ही कक्षाएं लेना। यह विचार कि वे अपने अंधे पति के पास वाले कमरे में होंगे उन्हें विकृत इच्छा से भर देता था। ओह, हमारे मेहमान हैं, हरबीर सिंह ने सिर उठाया जब प्रियंका ने दरवाजा खोला। 1 मिनट, मैं बस रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पूरी कर लूं। कॉमरेड बिल्ली ने आज सुबह पूर्व की ओर 3 बार छींका। यह स्पष्ट रूप से चीनी पनडुब्बियों के लिए संकेत है। वे पुराने टोस्टर के सामने बैठे थे, उसे रेडियो की तरह इस्तेमाल करते हुए डेल्टा 1 बेस को बुला रहा है। दोहराता हूं, बिल्ली जासूस सक्रिय हो गई है। सहायता और जवाबी कार्रवाई के लिए 5 टूना के डिब्बे चाहिए। ओवर। असीम दरवाजे पर खड़ा था, न जानते हुए कि हंसे या भागे। प्रियंका ने लापरवाही से बाल संवारते हुए वही हाव भाव जो असीम को उनके गुप्त कोड के संकेत के रूप में पहले से पता था, परिचय कराया। यह असीम है, मेरा नया छात्र। हम यहाँ घर पर पढ़ाई करेंगे। असीम, ये मेरे पति के दादाजी हैं। हवलदार हरबीर सिंह, तीसरी टनल रैट टुकड़ी। बुजुर्ग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। ढाका में 2 साल 15 पुष्ट। ओह देखिए, हेलीकॉप्टर। वे फर्श पर गिर गए और छत के पंखे से पेंसिल से फायरिंग करने लगे। सभी लेट जाओ। यह पाकी हैंड की है। विजय हल्ला सुनकर अपने कमरे से निकले। दादाजी, आप फिर पंखे से युद्ध कर रहे हैं? यह पंखा नहीं है बेटा, यह नवीनतम पाकिस्तानी विकास है, एक अदृश्य हेलीकॉप्टर घरेलू उपकरण के रूप में छुपाया गया। मैंने इसे तब पकड़ा जब देखा कि यह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। विशिष्ट कम्युनिस्ट वामपंथी प्रचार। असीम सप्ताह में 3 बार आएगा, प्रियंका ने मुस्कान छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। हमने तय किया है कि घर पर पढ़ना सुविधाजनक है। और मैं जानता हूं क्यों, हरबीर सिंह ने अचानक घोषणा की। क्योंकि घर में पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ गुप्त हथियार है, मेरी फरमेसी आम की कुल्फी। इससे जनरल याह्या खान भी बिना पीछे मुड़े भागा था। हाँ, बाद में उसे पेट खराब हो गया था, लेकिन यह बिल्कुल अलग कहानी है। असीम और प्रियंका ने राहत भरी नजरों का आदान प्रदान किया। बुजुर्ग इतने बेहोश थे कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। मिलकर खुशी हुई। विजय ने हाथ आगे बढ़ाया। असीम ने उसे दबाया, पूर्व स्पेशल फोर्सेज के काले चश्मे की ओर न देखने की कोशिश करते हुए। हम बैठक में पढ़ाई करेंगे, प्रियंका ने घोषणा की। दादाजी, शायद आप अपने कमरे में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हरबीर सिंह ने खुशी से सिर हिलाया। पहले बस जांच लूंगा कि दुश्मन ने मेरी पसंदीदा कुर्सी में बम तो नहीं लगाया। कल यह मुझे संदिग्ध रूप से नरम लगी थी। या तो स्प्रिंग्स बैठ गए हैं या वहां पाकिस्तानी तोड़फोड़ का दस्ता छुपा है। कुर्सी में बैठकर बुजुर्ग ने अपना सामान्य प्रदर्शन शुरू किया। सीटी के साथ खर्राटे, कभी कभी नहीं हवलदार, यह सांप खाने योग्य नहीं है। या मेरे जूतों में होशी मिन्ह का नक्शा किसने छुपाया, जैसी चीखों से बाधित प्रियंका और असीम मेज पर लगभग एक दूसरे के पास बैठे थे। जब वे पाठ्यपुस्तक तक पहुंचते तो उनकी उंगलियां संयोगवश आपस में गुंथ जाती थीं। मैं तुम्हें चाहता हूं, असीम उसकी आंखों में सीधे देखकर कहता। लगभग सही, प्रियंका फुसफुसाती। लेकिन और नरम चाहिए। घात, हरबीर सिंह अचानक चिल्लाए, कुर्सी में उछलते हुए। दुश्मन 2 बजे नहीं, 3 बजे। अरे, किसी ने सभी घड़ियों को गर्मियों के समय पर सेट कर दिया। उन्होंने अपनी गाउन की जेब से केला निकाला और उसमें रेडियो की तरह बोलने लगे। सभी पदों पर हमारे पास कोड पीला है। दोहराता हूं, कोड पीला।
और वैसे बहुत स्वादिष्ट है, अभी इसका नाश्ता किया है। शाम को प्रियंका की असीम के साथ फोन की बातचीत सुनकर हरबीर सिंह अपने कमरे में लौटे और बैग से रस्सी का गोला निकाला। माफ करना प्रिय, वे पत्नी की तस्वीर देखकर फुसफुसाए। लेकिन लगता है इस घर में जल्द ही असली गुरिल्ला युद्ध शुरू होगा। और इस बार मेरा मुख्य सहयोगी नैपाम नहीं, बल्कि पुराना अच्छा पागलपन है। उन्होंने घर का नक्शा फैलाया, जिस पर लाल क्रॉस चिह्नित थे। कोने में एक नोट था, ऑपरेशन टोस्ट और बड़प्पन की योजना, कोड नाम टोस्टर ने सुझाया है। वह हमारा रणनीति प्रमुख है। आखिरकार, जैसा कि उनके पुराने हवलदार कहते थे, चूहा पकड़ना है तो चूहे की तरह सोचो। और इस काम में हरबीर सिंह को ढाका के दिनों से कोई बराबरी नहीं कर सकता था, खासकर जब उनके साथ विश्वसनीय टोस्टर रेडियो और बिल्लीडबल एजेंट था। अध्याय 3, सुरक्षा प्रणालियां। ध्यान दो, सभी पदों पर हरबीर सिंह की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ऑपरेशन बजने वाली परिधि शुरू करते हैं। कोड नाम प्राइवेट टोस्टर ने सुझाया है। वह हमारा जनसंपर्क प्रमुख है। सुबह के 7 बजे थे और बुजुर्ग पहले से ही परेड का कमांड कर रहे थे। इस बार उनकी सेना में पालतू जानवरों की दुकान से खरीदी गई दर्जन भर घंटियां, मछली पकड़ने की लाइन का गोला और डिब्बों का प्रभावशाली संग्रह था, जो उन्होंने 3 हफ्तों से पड़ोसियों से मांगा था। गुरिल्ला ऑर्केस्ट्रा के लिए वे उन्हें समझाते थे, आंख मारते हुए। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? शोर से जगे विजय पहली मंजिल पर आए, आतन दीवार को पकड़ते हुए। रक्षा परिधि स्थापित कर रहा हूं, बेटा। हरबीर सिंह रसोई के दरवाजे के ऊपर पहली घंटी लगा रहे थे। देखिए, वियतनाम में हम ऐसी प्रणाली का उपयोग करते थे। ओह, माफ करना, आप तो देख नहीं सकते, लेकिन जल्द सुनेंगे। हर घंटी का अपना विशेष स्वर होगा। इसे उदाहरण के लिए मैंने चाय बिस्कुट के लिए सुबह का इशारा नाम दिया है। और जो पिछले दरवाजे पर होगी, कॉमरेड हो ची मिन्ह के लिए मध्यरात्रि सेरेनेड। विजय मुस्कान नहीं रोक सके। और हमें इस संगीत सुरक्षा प्रणाली की क्या जरूरत है? इसलिए कि कल बिल्ली ने कबूतरों को साइफर भेजा। मैंने देखा कि वह उन्हें मोर्स कोड में म्याऊं कर रही थी। 3 छोटे 2 लंबे। हरबीर सिंह बकबक करते रहे, लेकिन उनकी आंखें ध्यान से देख रही थीं कि विजय कैसे सावधानी से कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे हैं, घंटियों की आवाज सुनते हुए। हर कदम के साथ पोते की गतिविधियां अधिक आत्मविश्वासपूर्ण होती जा रही थीं। वे अपने सिर में घर का ध्वनि मानचित्र बनाने लगे थे। दोपहर तक सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह स्थापित हो गई। हर दरवाजे पर घंटियां लटक रही थीं, कॉरिडोर में झुनझुने के साथ जाल फैले थे और पिछवाड़े में रणनीतिक रूप से डिब्बे रखे गए थे, जिन पर मिट्टी की पतली परत बिछी थी। कॉमरेड बिल्ली, हरबीर सिंह खिड़की से बगीचे में चिल्लाए, अब मेरी परिधि से गुजरने की कोशिश करो। कोई भी बिल्ली की जासूसी बिना खबर के नहीं गुजरेगी। पड़ोसी पागल वेटरन के करतबों के आदी हो गए थे और केवल सिर हिलाते थे। सामने वाले घर की मिसेज वर्मा ने उनके सबसे मजेदार कथनों की डायरी भी रखना शुरू कर दिया था। आज बूढ़े हरबीर सिंह ने मेरे गुलाब के फूल पर उत्तर कोरिया के लिए जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने उस दिन लिखा, कहा कि लाल फूल स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट प्रचार के संकेत हैं। उसी दिन शाम को असीम अगली कक्षा के लिए आया। प्रियंका ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और उन्होंने अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया। परिधि में घुसपैठिया। हरबीर सिंह अपनी कुर्सी के निगरानी पद से चिल्लाए, बिल्ली जासूस सुदृढ़ीकरण लाई है। यह बस असीम है दादाजी। प्रियंका ने सांस ली। याद है? मेरा छात्र। हाँ हाँ। हरबीर सिंह ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन अपने आप में बड़बड़ाते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। छात्र, जैसे कि याद है 71 में हमारे पास भी एक छात्र था। बाद में पता चला कि उसने अंग्रेजी शब्दों से ज्यादा हमारे रहस्य सीखे थे। विजय बैठक में बैठे थे,
हेडफोन में संगीत सुन रहे थे या सुनने का नाटक कर रहे थे। हरबीर सिंह ने देखा कि उनकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर बिल्कुल घंटियों की आवाज के ताल में ठोक रही थीं। जब प्रियंका और असीम पास से गुजरे, प्रेमी मेज पर बैठ गए, कथित तौर पर पाठ्य पुस्तक में तल्लीन हो गए। लेकिन मेज के नीचे उनके हाथ अधिक बार गुंथते जा रहे थे और हंसी अधिक खिलंदड़ होती जा रही थी। वे एक दूसरे में इतने मगन थे कि उन्होंने नहीं देखा कि विजय ने हेडफोन उतार लिए हैं। मैं पानी लेने जा रही हूँ, प्रियंका ने उठते हुए कहा। असीम उसके पीछे रसोई में गया। प्रणाली की जांच का समय हरबीर सिंह ने अचानक घोषणा की और कंडक्टर का अभिनय करते हुए हाथ हिलाने लगे। मिस्त्रो टोस्टर, ओवरचर शुरू करो। उन्होंने गलती से एक जाल को छुआ और घर में घंटियों की पूरी सिम्फनी गूंज उठी। उसी समय रसोई से दबी हंसी और गिरते बर्तन की आवाज आई। प्रेमी स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। आह, कितना सुंदर! हरबीर सिंह मोहित हो गए। वास्तविक स्वर्गीय संगीत। अफसोस कि हमारे पास तबले नहीं हैं। हालांकि रुकिए, लगता है रसोई में कुछ टूटा है। रात देर से जब घर शांत हो गया, हरबीर सिंह कुदाल लेकर पिछवाड़े में निकले। अपनी योजना के मुख्य भाग को शुरू करने का समय आ गया था। पूर्णिमा की रोशनी में उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वियतनाम में उनके साथियों की जान बचाता था। यह तुम्हारे लिए अंग्रेजी का पाठ है, वे कुदाल चलाते हुए बड़बड़ाए। अब हम एक नया शब्द सीखेंगे। जाल पाकिस्तानी में बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। और घर में विजय ने सावधानी से काला चश्मा उतारा और हाथ आंखों के पास ले गया। पूर्ण अंधकार में वे सड़क की रोशनी की हल्की चमक को अलग कर सकते थे जो पर्दों से छनकर आ रही थी। यह 8 महीने में पहली रोशनी थी जो उन्होंने देखी थी। लेकिन अभी तक उन्होंने इस खोज को अपने पास रखा था। कुछ उन्हें बताता था कि दादाजी का पागलपन उतना निराधार नहीं था। और हरबीर सिंह उस समय खुदाई करते रहे, अपने आप जूता हमारा नाम करेगा रोशन गुनगुनाते हुए और समय समय पर काल्पनिक टुकड़ी को आदेश देते हुए। प्राइवेट कुदाल और गहरा खोदो। हवलदार बेलचा, पोजीशन छुपाओ। कॉर्पोरल टोस्टर, बेस को संदेश भेजो, ऑपरेशन गरम गड्ढा योजना के अनुसार चल रहा है। और हाँ, मैं जानता हूं कि आप अभी भी रसोई में प्लग में हैं, लेकिन यहाँ युद्ध की स्थिति है, लचीलापन दिखाना होगा। पड़ोसी की बिल्ली बाड़ से इस दृश्य को देख रही थी और हरबीर सिंह कसम खा सकते थे कि उसकी पीली आंखों में स्वीकृति की चमक थी। क्या कॉमरेड बिल्ली हमारे पक्ष में आ रही हो? सही फैसला। यहाँ हमारे पास टूना भी है और सोने के लिए गर्म मोजा भी। और उन कबूतरों के पास क्या है? केवल रोटी के टुकड़े और कम्युनिस्ट प्रचार। अध्याय 4, संदेह। असीम अब नहीं चौंकता था जब हरबीर सिंह अपना सुबह का रेडियो प्रसारण शुरू करते थे। इससे भी अधिक पाकिस्तानी छात्र को उनमें एक निश्चित आकर्षण दिखने लगा था, जैसे किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट का प्रदर्शन जो हर दिन एक ही कोने पर दोहराया जाता है। ध्यान दो, यहाँ रेडियो फ्री टोस्टर बोल रहा है, बुजुर्ग केला माइक्रोफोन में प्रसारण कर रहे थे। बीते 24 घंटों की घटनाओं का सार। बिल्लीजेंट ने 2 कबूतर और 1 गिलहरी को भर्ती किया है। दुश्मन जनशक्ति बढ़ा रहा है। नमस्ते मिस्टर राजपूत, असीम ने रसोई में जाते हुए अभिवादन किया। वे अब दरवाजा नहीं खटखटाते थे, बस अपने घर की तरह अंदर आ जाते थे। अरे, हमारे युवा मित्र, हरबीर सिंह ने आंखें तिरछी कीं। आज कुछ जल्दी आए हैं। कक्षा तो 3 बजे है। प्रियंका ने जल्दी आने को कहा था। असीम मुस्कराया। मेरा गृह कार्य चेक करना चाहती थी। हाँ सही, हरबीर सिंह ने सोचा, खासकर उसका वह हिस्सा जो बेडरूम में किया जाता है। पिछले हफ्तों में प्रेमी आश्चर्यजनक रूप से लापरवाह हो गए थे। वे अब कोनों में नहीं छुपते थे, बल्कि अंधे विजय के सामने खुले आम फ्लर्ट करते थे। उनकी कक्षाएं किसी विकृत खेल में बदल गई थीं,
जितने वे पकड़े जाने के करीब होते उतना ही यह उन्हें उत्तेजित करता। जानिए, मेरे जमाने में मेरा भी एक पाकिस्तानी से प्रेम प्रसंग था, हरबीर सिंह ने अचानक कहा, अपना अपरिहार्य केला माइक्रोफोन संभालते हुए। कराची में। हाँ, बाद में पता चला कि वह पाकिस्तानी सैन्य खुफिया के लिए काम करती थी। बिस्तर के जरिए हमारे रहस्य निकालने की कोशिश कर रही थी। कल्पना कर सकते हैं। असीम कॉफी पर खांसने लगा। हरबीर सिंह ने चिंता से उसकी पीठ थपथपाई। सावधान युवक, कॉफी धोखेबाज पेय है, खासकर जब इसे गलत गले से पीते हैं। उसी समय प्रियंका हल्के घरेलू गाउन में रसोई में आई। उसके बाल थोड़े बिखरे थे और गर्दन पर ताजा निशान दिख रहा था, जिसे छुपाने की उसने कोशिश भी नहीं की थी। ओह असीम, तुम पहले से यहाँ हो। वे फ्रिज के पास गईं, गलती से उसकी कमर को छूते हुए। ध्यान दो, हरबीर सिंह फिर चिल्लाए। व्यक्तिगत स्थान की प्रोटोकॉल का उल्लंघन। कॉमरेड टोस्टर, समय और निर्देशांक दर्ज करो। दादाजी, भगवान के लिए, प्रियंका ने सांस ली। हम बस पढ़ाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। सिर्फ ढाका में हम भी बस पढ़ाई करते थे और फिर बम और आधे गुप्त दस्तावेज इस्लामाबाद में पहुंच गए। वे अपनी बैठक की कुर्सी की ओर लड़खड़ाते गए, स्पर्शीय जासूसी और शारीरिक तोड़फोड़ के बारे में बड़बड़ाते हुए। लेकिन उनकी तेज सुनवाई रसोई से आने वाली हर खरोंच, हर दबी हंसी को पकड़ रही थी। विजय आधे घंटे बाद नीचे आए। उनकी गतिविधियां अधिक आत्मविश्वासपूर्ण हो गई थीं। वे अब दीवारों को नहीं पकड़ते थे, बल्कि हरबीर सिंह द्वारा लगाई गई सभी घंटियों के जाल को आत्मविश्वास से टालते थे। बेटा, बुजुर्ग ने खुशी से पुकारा। बिल्कुल समय पर। मैं यहाँ हमारे घर में संदिग्ध गतिविधि पर रक्षा मंत्रालय के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। कल्पना करिए, किसी ने सभी बिस्कुट खा लिए जो मैंने दुश्मन की निगरानी के लिए रखे थे। आपने खाए थे दादाजी, विजय मुस्कराए। कल रात कहा था कि बिस्कुट को कम्युनिस्ट खुफिया एजेंसियों द्वारा भर्ती किया जा सकता है। अरे बिल्कुल, हरबीर सिंह ने अपने माथे पर हाथ मारा। सबूत नष्ट करने का काम करना पड़ा। यानी बिस्कुट को अपने पेट से खत्म किया। उसी समय रसोई से बर्तन गिरने की आवाज और दबी हंसी आई। हरबीर सिंह ने देखा कि विजय की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कैसे जकड़ गईं। वहां क्या हो रहा है? पोते ने पूछा। अरे, हमारे कबूतर, यानी भाषा के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, हरबीर सिंह ने खींचकर कहा। बहुत गहन शिक्षा कार्यक्रम, खासकर ए मौखिक अभ्यास के क्षेत्र में। उन्होंने जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि रसोई के प्रेमी सुन सकें। लेकिन वे, लगता है, एक दूसरे में इतने मगन थे कि संकेत भी नहीं समझे। शाम को जब असीम अंततः चला गया, एक विशेष रूप से उत्पादक कक्षा के बाद, जिसके दौरान प्रियंका के कमरे से बहुत स्पष्ट आवाजें आई थीं, हरबीर सिंह अपने मुख्य जाल की जांच करने गए। गड्ढा लगभग तैयार था। आदर्श गहराई, आदर्श दीवारों का कोण, टहनियों और पत्तियों से आदर्श छलावरण। तुम क्या सोचते हो, बिल्ली? उन्होंने बाढ़ से उनके काम को देखने वाली बिल्ली से पूछा। क्या हमें प्रदर्शनकारी अभ्यास करना चाहिए? तुम दुश्मन जासूस का नाटक करो और मैं हमारी रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता दिखाऊंगा। बिल्ली ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी और मुंह फेर लिया। अरे, तो तुम इस तरह हो? हरबीर सिंह मुस्कराए। ठीक है, मैं समझ गया। तुम हमारे स्वतंत्र एजेंट हो। अपनी बिल्ली खुफिया के लिए काम करते हो। उसी शाम बाद में उन्होंने प्रियंका की फोन बातचीत सुनी। वे बात करने में बिल्कुल सावधानी नहीं बरत रहे थे। पति के अंधेपन और ससुर के नकली पागलपन द्वारा मिली सुरक्षा के आदी हो गए थे। हाँ प्रिय, कल हमेशा की तरह। जानते हो, यह मुझे और भी उत्तेजित करता है जब वे पास में हेडफोन में बैठे होते हैं और हम। हाँ, मैं जानती हूँ कि यह भयानक है, लेकिन क्या यही सब कुछ का मतलब नहीं है? हरबीर सिंह ने सिर हिलाया।
उन्होंने वियतनाम में ऐसा देखा था, कैसे अति आत्मविश्वास हार का कारण बनता है। दुश्मन लापरवाह हो जाता है, सतर्कता खो देता है, गलतियां करने लगता है। उन्होंने बिस्तर पर घर का नक्शा फैलाया, जहां लाल क्रॉस से सभी वापसी के बिंदु चिह्नित थे, वे स्थान जहां प्रेमी खुद को विशेष स्वतंत्रता की अनुमति देते थे। लाल क्रॉस और भी बढ़ते जा रहे थे। खैर, वे अपने छुपे हुए गड्ढे की ओर खिड़की से देखकर बड़बड़ाए। जैसा कि मेरे पुराने हवलदार कहते थे, जितना गहरा गड्ढा उतनी जोर से गिरने की आवाज। और हमारे पास तुम्हारे साथ, प्रिय गड्ढे, अभी भी कुछ दिन हैं और भी गहरे होने के लिए। अध्याय 5 जाल। आंधी शहर पर उसी तरह आ रही थी जैसे पाकिस्तानी दस्ता भारतीय कैंप पर, अपरिहार्य और मौन। हरबीर सिंह खिड़की के पास खड़े थे, देख रहे थे कि कैसे भारी बादल आसमान को ढक रहे हैं। उनके पैरों के पास पुराना बाल्टी पेशाब की हल्की गंध छोड़ रहा था। कॉमरेड टोस्टर, वे अपने विश्वसनीय साथी से फुसफुसाए, आज हम ऑपरेशन गीला काम करेंगे। और नहीं, यह कोई शब्द चालाकी नहीं है। हालांकि उन्होंने बाल्टी की ओर देखा और मुस्कराए। पिछले हफ्ते हरबीर सिंह ने प्रदर्शनकारी रूप से शौचालय का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, दावा करते हुए कि वियतनाम में बंकर में बाल्टी में पेशाब करने की आदत थी, क्योंकि ऊपर गुक्स चलते थे। प्रियंका गुस्से में थी, लेकिन समझौता कर लिया। पागल बुजुर्ग की एक और सनक। कौन जानता था कि यह योजना का हिस्सा है? विजय बैठक में बैठे थे, हेडफोन के बिना। उनके काले चश्मे मेज पर रखे थे। वे अब छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि वे प्रकाश और छाया को अलग कर सकते हैं। बड़ी खिड़कियों से वे देख सकते थे कि पहली बिजली कैसे चमक रही है। दादाजी, उन्होंने धीरे से पुकारा। आप सही थे। इस पूरे समय हरबीर सिंह ने पागल वेटरन का नाटक करना बंद कर दिया। उनकी आवाज कठोर हो गई, जैसी उन दिनों में थी जब वे ढाका की सुरंगों में टुकड़ी का नेतृत्व करते थे। कब से जानते हो? 1 हफ्ते पहले देखा था कि वे रसोई में चूम रहे थे। सोचा था कि मैं सो रहा हूं। विजय ने मुट्ठियां भींची। और उससे पहले? बस विश्वास नहीं करना चाहता था। सब कुछ पागलपन पर डालता रहा। अपने आपके ढाका में हरबीर सिंह धीरे धीरे बोले, जैसे हर शब्द को तोल रहे हों। हमें एक सरल सत्य सिखाया गया, पागलपन कोई बीमारी नहीं है। यह जीवित रहने का तरीका है। बारिश की पहली बूंदें छत पर ठोकने लगीं। कहीं ऊपर तख्ता चरमराया। प्रियंका अपने प्रेमी के आने की तैयारी कर रही थी। वे शांत रहने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। पति के अंधेपन और ससुर के पागलपन के इतने आदी हो गए थे। आज? विजय ने पूछा। हरबीर सिंह ने सिर हिलाया, बेसिन को कसकर पकड़ते हुए। आज? तुम तैयार हो? तैयार हूं। बुजुर्ग धीरे धीरे तहखाने में उतरे। इलेक्ट्रिक बोर्ड अर्धअंधकार में हरे संकेतकों से टिमटिमा रहा था, जैसे वियतनाम के जंगल में जुगनू। एक क्षण के लिए हरबीर सिंह ने खुद को आखिरी मजाक की अनुमति दी। अलविदा कॉमरेड टोस्टर, तुम एक अच्छे सैनिक थे। हरबीर सिंह ने अपने विश्वसनीय साथी को देखकर फुसफुसाया। तुम्हारे अंतिम मिशन का समय आ गया है। ऑपरेशन छोटा अलविदा शुरू होता है। उन्होंने टोस्टर को इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास फर्श पर रखा, इसे सॉकेट में लगाया और सलामी दी। आपके साथ सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। आप एक बहादुर सैनिक और वफादार दोस्त हैं। आपका बलिदान भुलाया नहीं जाएगा। और फिर एक ही गति में उन्होंने बेसिन को सीधे चालू टोस्टर पर उड़ेल दिया। तेज आवाज आई, चिंगारियां छूटीं और कॉमरेड टोस्टर, आप सच्चे वीर हैं। हरबीर सिंह फुसफुसाने में कामयाब रहे, इससे पहले कि घर अंधकार में डूब जाए। शॉर्ट सर्किट ने घर को अंधकार में डुबो दिया। ऊपर बेडरूम में असीम प्रियंका से अलग हुआ, जिसके साथ वे जुनून में थे। दरवाजा बंद करने की परवाह भी न करते हुए उन्हें किससे डरना था। नीचे अंधा पति, तहखाने में कहीं पागल बुजुर्ग। चिंता मत करो,
प्रियंका ने उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए फुसफुसाया। सिर्फ फ्यूज। मैं चेक करने जाऊंगी। माफ करिए, नीचे से हरबीर सिंह की आवाज आई। पाकिस्तानी स्टाइल में छोटी तोड़फोड़। तकनीकी समस्या। यह आखिरी बार था जब उन्होंने बुजुर्ग का मजाकिया लहजा सुना। मैं खुद देखूंगा। असीम कपड़े पहनने लगा। वैसे भी रसोई से मोमबत्तियां ले आऊंगा। घने अंधकार में वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे, रेलिंग पकड़ते हुए। बाहर गड़गड़ाहट और पास आ रही थी, और बिजली की अगली चमक में उन्होंने वह देखा जिसने उनके खून को जमा दिया। विजय सीढ़ियों की तलहटी में खड़े थे, काले चश्मे के बिना। और उनकी आंखें सीधे असीम को देख रही थीं। जानते हो, स्पेशल फोर्सेज के आवाज शांत थी, डरावनी शांत। जब एक इंद्रिय खो देते हो, दूसरे तेज हो जाते हैं। मैंने तुम्हारी हर सांस सुनी है, हर दबी करा, मेरे सिर के ऊपर बिस्तर की हर चरमराहट। असीम सीढ़ियों पर पीछे हटे। विजय, मैं समझा सकता हूं। समझाना। विजय की हंसी में खुशी का नामो निशान नहीं था। क्या? कि तुमने मेरी पत्नी के साथ सोया जबकि मैं हेडफोन में बैठा था? कि तुम लोगों ने अंधे अपाहिज का मजाक उड़ाया? या शायद उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। समझाओगे कि तुमने सोचा था कि यहां से जिंदा निकल जाओगे? बिजली की नई चमक ने पूर्व स्पेशल फोर्सेज के चेहरे को रोशन किया, और असीम ने उसमें वह देखा जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने जीवन के अंतिम सेकंड में देखा था। वे पलटे और भागने लगे। पहला जाल दूसरी मंजिल पर उन्हें फंसा गया। घंटियां मातमी ध्वनि की तरह बजीं। वे मछली की लाइन में उलझ गए, फर्श पर गिरे, लेकिन तुरंत उठे और नौकरों की सीढ़ी की ओर दौड़े। भागो! विजय की आवाज अंधकार में गूंज रही थी। भागो, जैसे तुम्हारे पूर्वज मेरे दादाजी से ढाका की सुरंगों में भागे थे। असीम रसोई में घुसे, कुर्सी गिराते हुए। वे डर से कांप रहे थे, और समझ से। इस पूरे महीने वे उस पागल बुजुर्ग का मजाक उड़ाते रहे जो वास्तव में उनके लिए जाल बिछा रहा था। विजय, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। ऊपर से प्रियंका की चीख आई। मत करो, चुप रहो। उसके पति ने इतने गुस्से से दहाड़ा कि वे अगले शब्दों से चौंक गईं। असीम पिछले दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन हैंडल नहीं मुड़ा, बंद था। वे खिड़की की ओर दौड़े, हरबीर सिंह की लगाई रस्सियों में उलझते हुए, कुछ डिब्बों से ठोकर खाते हुए। हर घंटी, हर आवाज उनकी स्थिति बताती जा रही थी। अंधकार में कैसा लग रहा है? विजय की आवाज और करीब लग रही थी। अजीब है न, जब नहीं पता कि एक कदम दूर क्या है। जब हर आवाज मौत का मतलब हो सकती है। आखिरकार असीम खिड़की खोलने में कामयाब हुए। वे मूसलाधार बारिश में बाहर गिरे। बिजली ने पिछवाड़े को रोशन किया, और उन्होंने हरबीर सिंह को बरामदे पर छड़ी के साथ खड़े देखा। बुजुर्ग ने उन्हें सलामी दी, एक ऐसा हाव भाव जिसमें कुछ भी हास्यपर्क नहीं था। हे भगवान! असीम चिल्लाए जब जमीन उनके पैरों के नीचे से निकल गई। वे बिल्कुल छुपे हुए गड्ढे में गिरे, जैसे जंगल में सैनिक बनाते थे, और तेज दर्द उनकी टांग में भेदता गया। बिजली की अगली चमक में उन्होंने गड्ढे के ऊपर झुके विजय को देखा। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से इस तरह बह रही थीं जैसे आंसू हों। जानते हो सबसे डरावनी बात क्या है? स्पेशल फोर्सेज उसी डरावनी शांत लहजे में बोले। यह नहीं कि तुमने मेरी पत्नी के साथ सोया, बल्कि यह कि तुम लोगों ने इसे खेल बना दिया। गंदा मनोरंजन। हर बार जब तुम लोगों ने मेरे घर में यह किया, यह सोचकर कि मैं कुछ नहीं देख रहा, यह तुम लोगों को और भी उत्तेजित करता था, सही है? असीम दर्द से कराह रहे थे, टूटी टांग को सहलाते हुए। कहीं ऊपर प्रियंका रो रही थी। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। विजय गड्ढे के किनारे बैठ गए। तुम देश छोड़ दोगे, हमेशा के लिए, अगर मुझे पता चला कि तुम रुके हो। अगर एक बार भी तुम्हें इस घर के पास देखूंगा। वे मुस्कराए।
जानते हो, दादाजी ने मुझे वियतनाम के कुछ तरीके सिखाए हैं। पता चला कि उनकी कहानियां उतनी पागल नहीं थीं। आंधी घर के ऊपर इस तरह चल रही थी मानो प्रकृति खुद इस नाटक की तालियां बजा रही हो। और तहखाने में पानी के पूल में जला हुआ टोस्टर पड़ा था, इस रात का एकमात्र निर्दोष शिकार, वफादार सैनिक जो अपने अंतिम मिशन में शहीद हुआ। अध्याय 6 पुराने तरीके। पड़ोसियों की चीखें सुनकर पुलिस 20 मिनट बाद आई। भीगे हुए पेट्रोल अधिकारियों ने अजीब तस्वीर देखी। पिछवाड़े के गड्ढे में टूटी टांग वाला पाकिस्तानी छात्र, बरामदे पर रोती हुई महिला, अंधा स्पेशल फोर्सेज वेटरन और उसके बुजुर्ग पिता, जो किसी कारण से जले हुए टोस्टर को सलामी देने की कोशिश कर रहे थे। बस दुर्घटना, हरबीर सिंह ने आश्चर्यचकित पुलिसकर्मियों को समझाया, अचानक पागल बुजुर्ग का नाटक बंद करके। युवक अंधकार में भटक गया। और गड्ढा, जानिए पुरानी सैन्य आदत। वियतनाम में ऐसे हमेशा काम आते थे। घटनास्थल पर आया जासूस इराक का वेटरन निकला। बिल्कुल निष्पादित जाल पर एक नज़र और उसने सब कुछ समझ लिया। उसकी रिपोर्ट में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में दुर्घटना की लाइन दिखी। 1 हफ्ते बाद असीम को देश निकाला दे दिया गया। उसके छात्र वीजा में कुछ बिल्कुल ठीक नहीं निकला। शायद यह हरबीर सिंह और उनके पुराने सेना के दोस्त के बीच लंबी बातचीत से जुड़ा था, जो अब इमिग्रेशन सर्विस में काम करता था। प्रियंका घटना के अगले दिन चली गई। उन्होंने छोटा सा नोट छोड़ा, माफ करना, मैं इन शब्दों की भी हकदार नहीं हूं, लेकिन माफ करना, तलाक जल्दी और शांति से हुआ, बिना घोटाले और अदालती लड़ाई के। उन्होंने संपत्ति पर सभी दावे छोड़ दिए और कहीं पश्चिमी तट पर गायब हो गईं। 1 महीने बाद विजय और हरबीर सिंह बरामदे पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। विजय की दृष्टि हर दिन सुधर रही थी। अब वे न केवल प्रकाश और छाया, बल्कि रंग, वस्तुओं की आकृति भी अलग कर सकते थे। जानते हो बेटा, हरबीर सिंह अपना अपरिहार्य केला घुमाते हुए, अब बिना नाटक के इसे माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल करते हुए, मुझे तुमसे कुछ स्वीकार करना चाहिए, यह कि आप कभी पागल नहीं थे। विजय मुस्कराए। मैंने यह उस रात समझ लिया था जब आपने शॉर्ट सर्किट किया था। बहुत ही सटीक रूप से सब कुछ हिसाब किया था। बुजुर्ग ने हंसकर कहा, ढाका में हमें सिखाया गया, सबसे अच्छा छुपाव वह है जिस पर दुश्मन विश्वास करता है। वे सोचते थे कि मैं पागल हूं और सतर्कता खो बैठे। और टोस्टर, विजय ने नए चमकदार उपकरण की ओर इशारा किया जो रसोई की खिड़की पर शांति से रखा था। यह भी छुपाव का हिस्सा था। बकवास मत करो, हरबीर सिंह ने नाक सिकोड़ी। प्राइवेट टोस्टर सच्चा वीर था। युद्ध की स्थिति में वीरगति को प्राप्त हुआ। यह नया भर्ती उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता, टोस्ट भी बराबर नहीं बनाता। वे चुप रहे, डूबते सूरज को देखते हुए। कहीं दूर गाड़ी का हॉर्न बजा और यह आवाज अब हरबीर सिंह को हवाई हमला चिल्लाकर उछालने पर मजबूर नहीं करती थी। और जानते हो सबसे मजेदार बात क्या है? बुजुर्ग ने अचानक कहा, ये सब जाल, घंटियां, डिब्बे मैं सच में वियतनाम में इस्तेमाल करता था। सिर्फ तब यह खेल नहीं था। विजय ने सिर हिलाया, बताएंगे? और हरबीर सिंह ने बताना शुरू किया। बिना नाटक के, बिना दिखावटी पागलपन के, बस पुराने सैनिक की कहानियां जिसने एक जीवन के लिए बहुत कुछ देखा था। सुरंगों के बारे में जहां अंधकार इतना घना था कि लगता था उसे छुआ जा सकता है। इस बारे में कि कैसे कदमों की आवाज, खरोंच, हवा की सबसे हल्की हलचल को अलग करना सीखे। उन साथियों के बारे में जो वापस नहीं लौटे और उनके बारे में जो दूसरे बनकर लौटे। 6 महीने बाद उन्होंने उसी गड्ढे को तालाब में बदल दिया। विजय मजाक करते थे कि यह हरबीर सिंह का विचार था, अपराध स्थल का पुनर्वास। वास्तव में बुजुर्ग हमेशा कार्प पालना चाहते थे। देखना, वे तालाब में पहली मछलियां छोड़ते हुए कहते थे, ये हमारे नए पहरेदार होंगे।
कार्प भी सैनिक है, सिर्फ पानी के नीचे का। उस समय तक विजय पहले से ही वेटरन पुनर्वास केंद्र में काम कर रहे थे। उनकी कहानी कि कैसे उन्होंने दृष्टि खोई और फिर वापस पाई दूसरों को उम्मीद देती थी। लेकिन वे कभी पूरी कहानी नहीं बताते थे। विश्वासघात के बारे में, बदले के बारे में, पिछवाड़े के गड्ढे के बारे में। कुछ कहानियां अतीत में छोड़ देना बेहतर होता है। हर शाम वे दादाजी के साथ तालाब के पास बैठते, कार्प को खाना देते और बात करते। युद्ध और शांति के बारे में, वफादारी और विश्वासघात के बारे में, अंधकार और प्रकाश के बारे में। कभी कभी बिल्ली भी उनके साथ आ जाती, वही बिल्ली जिस पर हरबीर सिंह कभी जासूसी का आरोप लगाते थे। जानते हो मैंने क्या समझा? हरबीर सिंह ने एक बार डूबते सूरज को देखकर कहा। पुराने तरीके काम करते हैं हमेशा। लेकिन मुख्य बात तरीके नहीं हैं, बल्कि यह है कि किसके लिए उनका उपयोग करते हैं। विजय ने दादाजी को देखा, अब वे उनके चेहरे की हर झुर्री, समय और युद्ध द्वारा छोड़ा गया हर निशान देख सकते थे। धन्यवाद दादाजी, उन्होंने धीरे से कहा। किसके लिए? इसके लिए कि आपने मुझे अंधकार में देखना सिखाया। हरबीर सिंह मुस्कराए और जेब से केला निकाला। यहाँ रेडियो फ्री पॉइंट बोल रहा है। नवीनतम समाचार पहुंचा रहे हैं। सभी कार्प युद्ध की स्थिति में हैं, परिधि नियंत्रण में है और कॉमरेड बिल्ली को आखिरकार बिल्ली खुफिया के मेजर का पदोन्नति मिला है। और वे हंसे, अब बिना कड़वाहट के, बिना नाटक के। बस दादा और पोते की तरह, जिन्होंने अंधकार से प्रकाश का रास्ता खोज लिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लेखक का समर्थन लाइक से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में अपनी भावनाएं साझा करें। धन्यवाद।